हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विथ ऋषभ पर। उम्मीद है आप लोग की पढ़ाई दीपावली में बहुत अच्छे से तो नहीं चल रही होगी ना, क्योंकि दीपावली है। आप लोग व्यस्त होंगे अपने अपने कार्य में, लेकिन फिर भी कुछ समय निकाल करके थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ठीक, ये ज़्यादा सही भी रहेगा आप लोग के लिए, क्योंकि ये क्लास 11th है, कक्षा 10 या 9 नहीं है। ठीक है, तो सब कुछ करिए लेकिन साथ में पढ़ाई को भी लेकर चलते रहिए। चलिए, तो हम लोगों ने जो पिछले कक्षा में बात किया था, नॉर्मल बेसिक बात समझा था कि आकर्षण प्रतिकर्षण इन सब से क्या होता है, बॉन्ड कैसे बनता है। ठीक, बॉन्ड बनने का एक पुराना थ्योरी एक नया थ्योरी ये हम जान चुके थे। पुराना थ्योरी ये था कि भाई ऑक्टेट अष्टक बनाता है, और नई थ्योरी ये थी कि वो क्या करना चाहता है, एनर्जी रिलीज करता है। एनर्जी रिलीज करने से होता क्या है कि वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक, इन सब बातों पर हम चर्चा कर चुके थे। अब हमको मतलब हम कहते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आयनिक बंध, यौगिक मतलब आयनिक बंध, सॉरी आयनिक बंध, आयनिक कंपाउंड। ठीक, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि जो आयनिक बॉन्ड है ये बनता कैसे है। ठीक, ये कैसे बनता है। ठीक, हम इस पर कुछ आयनिक यौगिक के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इसके लिए आवश्यक शर्तें देखेंगे कि आयनिक यौगिक बनने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब बात आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आयनिक बंध से। देखिए, आयनिक बंध इसको इंग्लिश में कहते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड। जैसे एक एग्जांपल दें, एक सोडियम है, सोडियम के परमाणु सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। ठीक, इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आएगा 2 8 1। तो सोडियम के बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का लें तो क्लोरीन 2 8 7, क्लोरीन के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों का परमाणु बनाते हैं, इन दोनों का मॉडल बनाएंगे तो पहले में हो गया 2, दूसरे में हो गया 8 6 7 8, और तीसरे में है यहाँ पर 1। तीसरे में है यहाँ पर 1। क्लोरीन का बनाते हैं, तो क्लोरीन का जब बनाएंगे तो कैसा दिखेगा कि यहाँ बनाते हैं। ठीक है, एक 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके दो, दूसरे में 8 और तीसरे में 7, तो तीसरे में 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब एक बात बताइए, हम कहे थे कि भाई ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, ठीक है, और वो भी किस लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो इसके लिए आसान क्या होगा, अभी हम इन सब बात पे चर्चा करेंगे। क्यों इलेक्ट्रॉन निकलता है, कहाँ से, मतलब किस ग्रुप में से कितना निकलता है। ठीक है, ये सब चर्चा आगे होगा। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक, जैसे एटम है, जैसे मान लीजिए ये एक परमाणु है, इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, खींच करके निकाल दिए, है ना, तब इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। बात समझ में आ रहा है, Na के ऊपर क्या आएगा, एक ठो प्लस चार्ज। ठीक, अब क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है यहाँ से इसको पकड़ लेगा। तो क्लोरीन क्या किया है, इलेक्ट्रॉन लिया है, तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर आ जाता है माइनस चार्ज। ठीक, समझ में आ गया। तो होगा क्या, क्लोरीन सोडियम पे आता है प्लस और क्लोरीन पे आता है माइनस। अच्छा, तो हम यहां से देखें कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इसके ऊपर एक प्लस आएगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो इसके ऊपर एक माइनस आ जाएगा। ठीक, अब अगर हम इसको ऐसा ही छोड़ दें, जैसे Na प्लस है Cl माइनस है, अलग अलग है दोनों, ठीक है, तो जब दोनों अलग अलग रहेंगे ना, तो इस अवस्था में दोनों बहुत ज्यादा अनस्टेबल रहते हैं। अनस्टेबल मतलब बहुत अस्थायी होंगे। अगर दोनों अलग अलग हैं तो ये क्या रहेंगे, अस्थायी रहेंगे। तो होता क्या है कि ये प्लस Na का प्लस और Cl जो माइनस है,
ये प्लस माइनस एक दूसरे को अपनी मतलब ये एक आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और इस प्लस और माइनस के बीच में ये जो आकर्षण बल लगा है, इसी बल को हम कहते हैं आयनिक बंध। आयनिक बंध क्यों? क्योंकि ये प्लस और माइनस चार्ज के बीच में लगा है, ठीक है। यह है धन आयन और ये है ऋण आयन। अंग्रेजी में कैटायन और उसको एनायन, ठीक। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब क्या है कि ये एक धनायन और ऋणायन के बीच, दो आयनों के बीच में, है ना, जो एक फोर्स लगा है, ये जो फोर्स लगा है, ठीक, उसी बंध को क्या कहा गया है? आयनिक बंध। फर्स्ट वाले लेक्चर में बात हुआ था कि कभी कभी कोई मतलब कभी कभी जो फोर्स है वो बंध बन जाता है, ठीक, लेकिन कभी कभी वो फोर्स ही रह जाता है। तो यहाँ पर ये आयनिक बंध कोई बंध नहीं होता है, ठीक है। ये एक तरीके का अट्रैक्शन फोर्स है, हालांकि दो आयनों के बीच में लग रहा है, इसके लिए इसको नाम दे देते हैं कि ये क्या है? आयनिक बंध है, ठीक। तो हम आयनिक बंध जो है, अच्छा, बंध किसके किसके बीच में रहा है? सोडियम क्या है? सोडियम एक धातु है। क्लोरीन क्या है? क्लोरीन एक अधातु है। तो धातु और अधातु, है ना, धातु और अधातु, धातु और अधातु। धातु क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, प्लस चार्ज। अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, माइनस चार्ज, ठीक है। तो एक धातु होगा जो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन निकालेगा। एक अधातु होगा जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। फिर ये दोनों एक दूसरे को मतलब उन दोनों में एक में प्लस चार्ज आएगा, एक में माइनस चार्ज, और फिर वो क्या हो जाएगा? जुड़ेंगे, और ये जो बल लगेगा उसी बल को क्या कर दिया जाएगा? आयनिक बंध। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि आयनिक बंध बनता कैसे। अच्छा बोलिए, आयनिक बंध किसके किसके बीच में बनता है? धातु धातु, धातु अधातु, या अधातु अधातु? ठीक है, तो धातु और अधातु के बीच में, ठीक। एक धातु होगा और एक अधातु होगा, उनके बीच में बना बंध जो होगा वो क्या हो जाएगा? आयनिक बंध, ठीक है बात। चलिए अब हम देखते हैं लुईस बिंदु संरचना क्या है। देखिए, जैसे अभी यहां पर क्या हुआ, जो सोडियम था, ठीक, सोडियम के बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन था? सोडियम के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन था। और क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन था? तो क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन था, ठीक। इन दोनों को बनाते हैं, जैसे सोडियम हो गया, ठीक, और यहाँ पर क्लोरीन हो गया। तो क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, वो भी चला जा रहा है, तो इसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इस सोडियम पे 1 प्लस है, और क्लोरीन पे क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम में से क्या हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन है, ये भी निकल गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 1 प्लस चार्ज। अब ये प्लस चार्ज क्या होगा? अब बना लेते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं, ठीक। ये 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? यहाँ चला जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? वहां चल जाएगा। तो अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस, और इसके ऊपर कौन सा आ जाएगा? प्लस, ठीक। तो सोडियम के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? क्लोरीन को, ठीक। सोडियम के पास जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो किसको दे रहा है? क्लोरीन को। तो क्लोरीन को जब अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो देने की वजह से क्या हो रहा है? इसके ऊपर माइनस चार्ज आ रहा है और इसके ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है, ठीक। इसी स्ट्रक्चर को कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब ये जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है ये NaCl का है, ठीक। अब अगर हमको MgCl2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना रहा है तो कैसे बनाएंगे उसको भी देखते हैं, ठीक है। तो अब हम दूसरा देखते हैं। अगर हमसे दे दें कि MgCl2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक, संरचना लिखा गया, संरचना, ठीक। अगर MgCl2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना होगा तो कैसे बनेगा? देखिए, जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम के ऊपर +2 होता है, मतलब इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? दे देता है। चलिए इसको बना करके समझते हैं। मैग्नीशियम है और क्लोरीन है,
क्लोरीन के वाहतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन। अब एक क्लोरीन के वाहतम कोष में 7 है, ठीक है, दूसरे क्लोरीन के वाहतम कोष में 7 है, और इसके वाहतम कोष में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास चला जाएगा और यहां से एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास चला जाएगा, ठीक। अच्छा, एक चीज और, इसको क्रॉस से दिखा रहे हैं, इसको डॉट से दिखा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको क्रॉस इसको डॉट से दिखा सकते हैं, ठीक है। वो बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों को दिखाया जा रहा है, ठीक। आप किसी को क्रॉस किसी को डॉट से दिखा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किसका है, MgCl2 का। अब देखिए Mg के पास से 2 इलेक्ट्रॉन गया है, एक यहाँ तो एक प्लस चार्ज और एक यहाँ तो दूसरा प्लस चार्ज। तो Mg मतलब मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज हो गया, में 2 इलेक्ट्रॉन दिया है ना, एक यहाँ और एक यहाँ, तो 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो 2 प्लस, और ठीक है, और यहाँ पर Cl है, Cl पे 1 माइनस होता है, तो 1 माइनस यहाँ 1 माइनस यहाँ, ठीक। अब एक बात बताइए, जैसे अगर हम NaCl का देखे थे, ठीक, NaCl, तो NaCl क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन दिया था तो इसके ऊपर आया 1 प्लस, यहाँ पर आया 1 माइनस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लिया तो 1 माइनस और एक इलेक्ट्रॉन दिया तो 1 प्लस। देखिए जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर प्लस आता है, और जितना देगा उतना प्लस, और जो जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उसके ऊपर उतना माइनस, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम ना, सपोज करिए अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, ठीक, तो हमारे ऊपर 1 प्लस आएगा, ठीक है। और अगर हम किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है, सॉरी, देखिए फिर सुनिए, अगर मान लीजिए हम 1 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो हमारे ऊपर 1 माइनस आएगा। जैसे सपोज करिए हम किसी से पैसा ले रहे हैं, जैसे किसी से अगर हम 100 रुपए लिए, ठीक, तो 100 रुपए का उधार हमारे पास हुआ ना, ठीक, तो जितना लेंगे उतना ही चढ़ेगा, बात समझ में आ गया। तो इसी तरीके से ये जो क्लोरीन है, ये जितना लिया, ठीक, उतना ही इसके ऊपर आया है। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो 1 माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन लेता था 2 माइनस, ठीक। अगर हम इसमें ये देखना चाहें कि भाई कुल आवेश कितना है, नेट आवेश, कुल आवेश, नेट चार्ज कितना है, तो इसके ऊपर 1 प्लस और 1 माइनस, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0। कुल आवेश कितना हुआ, 1 प्लस 1 माइनस 0। यहाँ पर 2 प्लस 1 1 2 माइनस, तो 2 प्लस 2 माइनस, यहाँ पर नेट आवेश 0। तो कहने का मतलब यह है कि जो आयनिक बंध होगा, ठीक, आयनिक बंध होगा, उससे क्या बनेगा, आयनिक कंपाउंड बनेगा, और आयनिक कंपाउंड का जो नेट चार्ज होता है वो होता है 0, ठीक है। चलिए इसको हम लिख देते हैं, ये आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। इससे हमको क्या मतलब, ये जो हम अभी देखें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखें, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखें, और फिर हम ये देखें कि जो नेट चार्ज आ रहा था कंपाउंड पे वो कितना आ रहा था, 0, ठीक। तो अगर धातु मतलब एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, मतलब अधातु है, ठीक, एक धातु है और एक अधातु है, अधातु मतलब नॉन मेटल है, ठीक है। तो धातु होगा तो उस पर आएगा प्लस चार्ज, अधातु होगा तो उस पर आएगा माइनस चार्ज। इस प्लस और माइनस चार्ज से क्या बनेगा, एक मतलब इस प्लस और माइनस चार्ज पे फोर्स लगेगा, उस फोर्स से बनेगा हमारा आयनिक कंपाउंड, सॉरी आयनिक बॉन्ड, मतलब आयनिक बंध, ठीक, बात समझ में आ रहा है। जैसे ये Na है प्लस और यहाँ पर Cl है माइनस, तो यहाँ पर ये हुआ जो फोर्स लग रहा है ये है आयनिक बॉन्ड या आयनिक बंध, ठीक। अब इस बंध से जो कंपाउंड बना है उसी को कहते हैं आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक, ठीक है। और इस पर जो कुल चार्ज होता है, नेट आवेश जो होता है वो होता है 0, बात समझ में आ गया। आयनिक बंध है, आयनिक बंध एक मेटल एक नॉन मेटल, मतलब एक प्लस माइनस के बीच में लगा, ठीक, उससे जो बॉन्ड बन रहा है उसको क्या कहा गया, आयनिक बॉन्ड, ठीक। अब जो आयनिक बॉन्ड है, जिस कंपाउंड में आयनिक बंध पाया जाएगा उसको कहा जाएगा आयनिक यौगिक, ठीक। ये शॉर्ट में आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम ये देखते हैं कि जैसे ग्रुप 1 से पूरा हमारा ग्रुप 18 तक है, ठीक। तो कौन से ग्रुप इलेक्ट्रॉन देते हैं और कौन से ग्रुप इलेक्ट्रॉन नहीं देते हैं, अब इस बात की भी चर्चा कर लेते हैं।
और उसके लिए जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विद्युत संयोजकता, या उसको कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला जो टॉपिक है हमारा वो है विद्युत संयोजकता। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब ये क्या होता है, देखिए ध्यान से। संयोजकता क्या होता है? ग्रहण किए गए या त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जिसको नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लिख रहे हैं केवल ग्रहण किए गए या त्याग किए गए ठीक इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं संयोजकता कहते हैं। देखिए जितना थ्योरी लिखवाना रहता है वहां पर लिखवा देता है। ठीक है, तो आपको जो लिखवाया जाता है वो प्रॉपर आपका एक नोट्स ही बनवाया जाता है, तो उसके लिए अलग से नोट्स देने का कोई मतलब नहीं है। भाई हम भी लिख के देंगे तो यही लिख के देंगे, इससे बढ़िया आप लोग अपनी कॉपी में क्या करिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, और हाँ एक चीज जरूर किया करिए, जब आप पढ़ने बैठते हैं तो कॉपी ले करके बैठा करिए। ठीक है, इन्हें कि मोबाइल देख रहे हैं उसी में स्क्रीनशॉट ले लिए तो वो स्क्रीनशॉट मोबाइल तक रह जाएगा, फिर वो आप कभी लिखेंगे नहीं। बहुत कम होगा कि आप लिख लें। ठीक है, लेकिन अधिकतर यही होता है कि हम मोबाइल में जो स्क्रीनशॉट लिए रहते हैं उसको हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या करिए कि जिस समय आप पढ़ रहे हैं उसी समय आप लोग नोट साथ में बनाते चलिए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं ग्रुप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ होता क्या है। जैसे ग्रुप फर्स्ट को अगर देखें तो इसमें आता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ठीक है, बेरिलियम, बोरान, सॉरी, ठीक है, सीजियम, फ्रांसियम, इसके नीचे हॉली ना करे रब से फरियाद। ठीक है, उसी तरीके से ग्रुप सेकंड में जो आता है वो आता है बेटा मांगे कार स्कूटर बापरा जी, बेटा मांगे कार स्कूटर बापरा जी। ठीक, ये ग्रुप सेकंड है। अब ग्रुप थर्ड से 12 तक गायब कर दीजिए। ठीक है, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है उसको हटा दीजिए। कारण क्या है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, इनकी जो संयोजकता होती है वो अलग अलग होती है, तो ये अलग अलग संयोजकता दिखाते हैं, ये अलग अलग संयोजकता दिखाते हैं। ठीक है, तो हमको 3 से 12 वाला बात नहीं करना है। 1 करेंगे, 2 करेंगे, 12 के बाद 13 पे करेंगे, 14, 15, 16, 17, 18 नहीं करेंगे क्योंकि 18 पे अक्री गैस है। ठीक, तो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट को क्या कर दिया, हटा दीजिए 3 से 12 तक को। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग संयोजकता दिखाते हैं। जैसे Fe+2 भी दिखाता है, Fe+3 भी दिखाता है। ठीक है बात, तो हमको डी ब्लॉक का बात नहीं करना है। अब हम ग्रुप फर्स्ट का बात करते हैं सबसे पहले, अभी सब हटा दे रहे हैं। ठीक, ग्रुप फर्स्ट, जो ग्रुप फर्स्ट होता है, मतलब जो फर्स्ट ग्रुप है उसके वाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, ग्रुप सेकेंड जो होता है इसके वाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, ग्रुप थर्ड जो होता है उसका तो बातें नहीं करना है, तो अब आ जाते हैं ग्रुप 13। ग्रुप 13 जो है इसके वाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होता है। ग्रुप 14 के वाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, 15 के 5, 16, 17, इसके वाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, इसके वाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, इसके वाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। 18 वाला का बातें नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये अक्रिय गैस है, इसका अष्टक वैसे ही कंप्लीट है। ठीक है, तो अब एक बात कर सुनिए, अगर इसके वाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन देगा या 7 अच्छो पकड़ने जाएगा? ये आराम से कहता है भैया जाओ, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, 1 इलेक्ट्रॉन निकालता है। तो इसकी जो संयोजकता आती है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं संयोजकता, तो इसकी जो संयोजकता आती है या वैलेंसी जो आती है इसकी, वो आती है 1। ठीक, अच्छा, इसके वाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 6 पकड़ने नहीं जाता है, आराम से 2 निकाल देगा, कहेगा जाओ
आराम से क्या कर देगा, 2 ठो निकाल देगा, कहेगा जाओ। तो इसकी संयोजकता हो गई 2। वह जितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा या जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसी की संख्या को क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, ये भी कहता है 3 इलेक्ट्रॉन है। जैसे एल्यूमिनियम देख लीजिए, एल्यूमिनियम पे +3 होता है, ठीक है, इसको ऐसे लिखिए चाहे एल पे +3 लिखिए। तो इसके पास हो गया 3, इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 3। अब जो 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन वाला ना न तो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है न तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। ये कहता है भाई हम साझेदारी करके बॉन्ड बनाएंगे, तो साझेदारी से बंध बनेगा इसमें, तो इसका बात नहीं होगा, ठीक है। ये आयनिक बंध नहीं बनाता है, ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है, ठीक है। तो अगर आयनिक बंध बना ही नहीं रहा है तो इसका बातें क्या करेंगे, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, आयनिक बंध पढ़ रहे हैं। आयनिक बंध पढ़ रहे हैं, उसमें आयनिक बंध बने ही ना तो हम पढ़ेंगे ही, ठीक है। चलिए अब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन के लिए आसान क्या है, 5 ठो दे देना कि 3 ठो ले लेना, 3 ले लेना। तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो इसकी संयोजकता क्या होगी, 3, ठीक। ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसकी संयोजकता 2। ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसकी संयोजकता 1, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ग्रुप फर्स्ट की जो संयोजकता होती है वो 1 होती है, 2 होती है, 13 की 3 होती है। बीच वाले को नहीं देखेंगे, क्यों, क्योंकि बीच में जो डी ग्रुप का एलिमेंट आता है, जैसे ये जो है ये एस ब्लॉक का है, ठीक। यहाँ 13 से जो पूरा 18 है ये है पी ब्लॉक आपका, ठीक है। और बीच में जो है वो है डी ब्लॉक आपका, और जो नीचे है वो है एफ ब्लॉक। उसमें भी 2 है, एक लैंथेनाइड है और एक एक्टेनाइड है, ठीक है। तो ग्रुप फर्स्ट की संयोजकता 1, सेकंड की 2, थर्ड 4, 5, 6, 12 तक नहीं बात करिए, 13 की 3। लेकिन ये कौन सा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ग्रहण नहीं कर रहा है, दे रहा है। 14 को छोड़िए, 15 से क्या करेगा, ग्रहण करेगा। 15, 16, 17, 18 तो वैसे ही बैलेंस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी संयोजकता 0, ठीक है। 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4 को गैप, फिर 3, 2, 1, 0, ठीक है। तो जो विद्युत संयोजकता होती है वो क्या होता है, ग्रहण किए गए या त्यागे गए, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही क्या कहते हैं, विद्युत संयोजकता कहते हैं, ठीक है। तो इस बात को नोट कर लीजिए, थोड़ा सफाई से आप लोग कर लीजिए इसको, है ना, ये थोड़ा गंदा हो गया है। चलिए हम लिख देते हैं, फिर इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। नहीं है, पहले ग्रुप लिख दे रहे हैं, ग्रुप, फिर ग्रहण या त्याग किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, फिर नीचे लिख दे रहे हैं उसकी संयोजकता, ठीक है। एक चार्ट इसी टाइप का आप लोग बना लीजिएगा। ग्रुप फर्स्ट, चलिए 1, 2, ठीक है। 3 से 12 तक बात नहीं करना है, खत्म। फिर आएगा 13, 14, 15, 16, 17, ठीक, ग्रुप हो गया। अब कितना भाई, 1 इलेक्ट्रॉन है इसके वायतम कोश में, एक लाइन और, ठीक है, एक लाइन और ऐड करते हैं इसमें, वाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। वाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन, वाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसको कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजक इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब यहां पर लिखते हैं ग्रहण या त्याग किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, ग्रहण किए गए या त्याग किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब नेक्स्ट लिखते हैं सबसे लास्ट में इसकी संयोजकता, या इसको कहते हैं वैलेंसी, ठीक। चलिए वायतम कोश में इसके फर्स्ट वाले में फर्स्ट होगा 2, इसमें बात नहीं करना है। 3, 4, 5, 6, 7, 18 पे नहीं बात करेंगे क्योंकि 18 पे आप फ्री गैस है, ठीक है। तो चलिए लिख दे रहे हैं, इसके वायतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन इसके
बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, त्याग किए गए या ग्रहण किए गए? ये त्याग करेगा, ठीक है, हम लिख देंगे उसको। ये 1 इलेक्ट्रॉन का 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग, ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग, नहीं बात करना है। ये 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग, ये कुछ नहीं करेगा, ये साझा करता है, ठीक है। ये क्या करता है? साझा करेगा। भाई 4 ठो ना लेना चाहेगा ना देना चाहेगा, ये सोचेगा कोनो मिल जाए हम क्या कर ले, बंद बना ले। 5, ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण। 6, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। 7, ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। आई 8 ठो कंप्लीट है तो ये क्या करेगा? छोड़ो, ठीक है, 0, कुछ नहीं करेगा, ना लेगा ना देगा। अब अगर 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है तो इसकी संयोजकता 1 2, डू नॉट टॉक, 1 2 3, ये कुछ नहीं करेगा, इसके विषय में नहीं बात करना है क्योंकि ये आयनिक बंध नहीं बनाता है, ठीक है। 14 वाला आयनिक बंध नहीं बनाता है। ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 1, बात नहीं करो, ठीक। बात समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप लोग क्या करिए, एक चार्ट बना लीजिए, तो आपको पता रहेगा कि कौन सा ग्रुप में उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो क्या करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और उसके संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ठीक। इसको फटाक से नोट करिए। फिर हम चलते हैं उस टॉपिक की ओर, मतलब देखेंगे उसमें कि जो आयनिक बंध बनना है, ठीक है, तो आयनिक बंध बनाने के लिए आवश्यक शर्तें क्या होंगी या जो कंडीशन होगा वो क्या होगा। इसको फटाक से नोट करिए आप लोग। आयनिक बंध बनाने के लिए आवश्यक शर्त या फेवरेबल कंडीशन टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड को बनाने के लिए हमारे पास मतलब फेवरेबल कंडीशन क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, आयनिक बंध अगर बनाना है तो आपको क्या चाहिए? धनायन चाहिए, ऋणायन चाहिए, ठीक। मतलब एक तो पॉजिटिव चार्ज चाहिए, एक नेगेटिव चार्ज चाहिए, वो दोनों मिलेगा तो एक बॉन्ड बनेगा जिसको हम क्या कहेंगे? आयनिक बॉन्ड। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं धनायन, ठीक है, इसको बुलाते हैं कटायन। अब जो धनायन है, पॉजिटिव चार्ज कोई कैसे बनेगा? जैसे मान लीजिए कोई सोडियम है, ठीक है, एल्युमिनियम है, तो ये सब पॉजिटिव चार्ज वाले मेटल है। तो धनायन कैसे बनेगा? उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए, ठीक है। तो एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने पर धनायन बनेगा, ठीक। अच्छा, एटम में से इलेक्ट्रॉन जो हम निकालेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको एनर्जी देना पड़ता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देना पड़ता है। इस एनर्जी को, मतलब इस ऊर्जा को क्या कहते हैं? इस ऊर्जा को आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है, आयनन एंथैल्पी कहते हैं। तीसरा बात, अब हम एनर्जी ज्यादा देंगे तो बढ़िया है कि कम एनर्जी दे तो बढ़िया है? भाई इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना कम से कम एनर्जी दिया जाए वो ज्यादा बढ़िया है, ठीक। बात समझ में आ रहा है? तो इसको हम मिटा देते हैं। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी देना, ठीक है, तो वो ज्यादा बढ़िया है ना भाई। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हम एनर्जी देंगे वो तो आयनन विभव है, ठीक। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई ऊर्जा, ये क्या है? यह है आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी, ठीक। अच्छा, ये आयनन विभव कम हो तो ज्यादा बढ़िया है, ये क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अब अगर आयनन विभव कम कैसे होगा? भाई इलेक्ट्रॉन हम निकाले
उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमको एनर्जी कम देना पड़े, तो ये कब पॉसिबल है? जब नाभिक उसको तेजी से न पकड़ा रहे। समझ में आ रहा है? मतलब नाभिकीय आवेश क्या होना चाहिए? नाभिकीय आवेश कम होना चाहिए। नीचे एरो है, मतलब कम होना चाहिए। नाभिकीय आवेश कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में दी गई ऊर्जा भी कम होगी। समझ में आ रहा है? मतलब आयनन विभव क्या होगा? कम होगा। कोई दिक्कत? चलिए, तो कहने का मतलब यह है कि धनायन मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी कम ऊर्जा देनी पड़ी उतनी बढ़िया है हमारे लिए। भाई ज्यादा ऊर्जा देंगे तो क्या फायदा? ठीक है, तो नाभिकीय आवेश कम होगा। अच्छा, नाभिकीय आवेश भी कब कम होगा? नाभिकीय आवेश भी कब कम होगा? जब परमाणु का साइज बड़ा रहे, परमाणु का आकार क्या हो? बड़ा हो। भाई परमाणु का आकार बड़ा होगा, परमाणु का आकार जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन उतना दूर होंगे, इलेक्ट्रॉन जितना दूर होंगे नाभिक का जो प्लस चार्ज होगा वो उस इलेक्ट्रॉन पे उतना कम एनर्जी लगाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक है, अभी पास पास है। ठीक, बहुत तेजी से अट्रैक्शन फोर्स लगा होगा दोनों में। ठीक, एकदम तेजी से लगा है। अब ये नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये नाभिक है। तो ये नाभिक जो है वो इस इलेक्ट्रॉन पर अब उतना ज्यादा एनर्जी नहीं लगा पाएगा। मतलब नाभिक से दूर जाने पर, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन है अगर नाभिक से दूर चल गया तो ये नाभिक उस इलेक्ट्रॉन पर उतना आकर्षण बल नहीं लगा पाएगा। मतलब जो नाभिकीय आवेश है वो नहीं लगा पाएगा, और जब उतना नहीं लगा पाएगा तो होगा क्या कि हमको इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा कम देनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो इसको एक लाइन में अगर हम समराइज करें तो हम क्या कह सकते हैं कि परमाणु का आकार बड़ा हो। ठीक, इससे क्या होगा? नाभिकीय आवेश कम, परमाणु का आकार बड़ा होगा तो नाभिकीय आवेश कम लगेगा, और नाभिकीय आवेश कम है तो आयनन विभव भी कम होगा। आयनन विभव मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जा रही है। ठीक, तो इस तरीके से धनायन बनता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को निकालने से क्या बनता है? धनायन बनता है, और उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसको आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी कहते हैं। वो आयनन एंथैल्पी का मान कम कब होगा? जब परमाणु साइज में बड़ा होगा और उसके ऊपर नाभिकीय आवेश कम होगा। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गया होगा। तो एक है धनायन, अब दूसरा देखते हैं ऋण आयन। ठीक है, ये हेडिंग शायद आप लोग डाल चुके होंगे, इसको हम एक साथ लिख देते हैं अभी। चलिए, आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा। ठीक है, अभी तीनों समराइज करेंगे एक साथ। दूसरा बात है ऋण आयन। ऋण आयन कब होगा? ऋण आयन तब बनेगा जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। परमाणु अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या बनेगा? उसके ऊपर ऋण आयन आएगा। ठीक, अच्छा, इस ऋण आयन आने के लिए अब कोई मतलब परमाणु जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके अंदर से एनर्जी रिलीज होती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, एनर्जी मुक्त होगी, और ये एनर्जी जितनी ज्यादा मुक्त होगी एटम उतना अधिक स्थायी होगा। कल बात हुआ था, अगर ऊर्जा मुक्त हो रही है तो ऊर्जा मुक्त होने का मतलब है कि वो क्या हो रहा है? वो परमाणु स्थायी होगा। ठीक है, एनर्जी मुक्त होगी तो स्थायित्व बढ़ेगा। तो ये ऊर्जा इस हिसाब से जितना ज्यादा मुक्त होगी स्थायित्व उतना ज्यादा होगा। ठीक, अच्छा, इसके लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए होना क्या चाहिए? भाई नाभिकीय आवेश ज्यादा होना चाहिए, नाभिकीय आवेश ज्यादा होना चाहिए। आज साइज क्या होना चाहिए? साइज कम होना चाहिए। साइज कम होगा तो नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा। नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को उतना तेजी से खींचेगा। इलेक्ट्रॉन को जितना तेजी से खींचेगा, और है ना, इलेक्ट्रॉन को जितना तेजी से खींचेगा, आकर्षण जितना ज्यादा होगा, ऊर्जा उतनी ज्यादा मुक्त होगी। ऊर्जा जितनी ज्यादा मुक्त होगी स्थायित्व उतना अधिक आएगा। ठीक है, चलिए, तो इसको भी हम एक लाइन में समराइज करते हैं। देखिए, अगर
आकार छोटा होगा तो आकार छोटा होने से क्या होगा, नाभिकीय आवेश, इसको जेड इफेक्टिव भी कहते हैं, नाभिकीय आवेश कम होगा, सॉरी आकार छोटा होगा तो नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा। ठीक, नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा तो आकर्षण ज्यादा होगा, आकर्षण ज्यादा होगा, जितना ज्यादा आकर्षण ऊर्जा मुक्त भी उतना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा ऊर्जा मुक्त होगा स्थायित्व उतना अधिक। ठीक, तो पहला बात हम तो ये किए, और मतलब दूसरा बात ये हुआ, और पहला बात क्या हुआ था, इसको ऊपर लिख देना, धनायन। धनायन कब आता है, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। इसके लिए क्या था, जैसे इसका आकार छोटा है, आकार बड़ा होना चाहिए। आकार बड़ा होने से क्या होगा, नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश कम होगा कि ज्यादा होगा, नाभिकीय आवेश कम ज्यादा, बड़ा होगा तो नाभिक का चार्ज कम लगेगा, नाभिकीय आवेश कम लिख दे रहे हैं, देखो। ठीक, अब नाभिकीय आवेश कम होगा तो आकर्षण कम लगेगा, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे हमको त्याग करना है ना, नाभिकीय आवेश कम होगा, जैसे नाभिक आवेश कम लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा लगेगी कम लगेगी, जितना कम ऊर्जा मतलब आयनन विभव भी कम होगा, आयनन विभव कम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसी को क्या कहते हैं, आयनन विभव। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी बहुत वीक फोर्स है, ठीक है, आराम से इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा दी गई, मतलब आयनन विभव कम है। ठीक है, अब हमारा धनायन भी बन चुका है और ऋणायन भी बन चुका है। अच्छा, ये काम कौन करता है, तो ये काम करते हैं धातु, और ये काम कौन करता है, तो ये काम करते हैं अधातु। ठीक है, जैसे मेटल क्या करते हैं, प्लस चार्ज लाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। नॉन मेटल क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और अपने ऊपर माइनस चार्ज ले आ लेते हैं। ठीक है, तो एक मेटल हो गया, एक नॉन मेटल हो गया। चलिए, अब ये मेटल और नॉन मेटल जब मिलते हैं तो अभी हम बताए थे कि मेटल मतलब धातु और अधातु के मिलने से क्या होता है, आयनिक बंध बनता है। ठीक है, और उससे बना यौगिक आयनिक यौगिक होता है, तो ये हो गया आयनिक यौगिक बनेगा। ठीक, और कुछ ऊर्जा मुक्त होगी, ऊर्जा क्या होगा, मुक्त होगा। यहां पर ये ऊर्जा जो मुक्त हुआ है, इस मुक्त ऊर्जा को कहते हैं लैटिस एनर्जी, लैटिस ऊर्जा या लैटिस एनर्जी। ठीक, ये धातु है, ये अधातु है, धातु अधातु मिलेगा, धातु अधातु के मिलने से क्या होगा, आयनिक कंपाउंड बनेगा। ठीक, वो जो आयनिक कंपाउंड है वो आयनिक बॉन्ड से ही बनता है। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड बनेगा, आयनिक कंपाउंड बनेगा और कुछ ऊर्जा होगी मुक्त, वो जो मुक्त ऊर्जा है उसी को क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी। ठीक, बताए थे जब भी आकर्षण होगा, जब भी आकर्षण होगा तो ऊर्जा बाहर निकलेगी। ठीक, जब भी आकर्षण होगा तो ऊर्जा बाहर निकलेगी, तो बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक, इतना बात नोट कर लीजिए। अब हम बात, अच्छा एक चीज देख लीजिए, लैटिस ऊर्जा क्या है। देखिए, जब भी ये कैटायन है और ये एनायन है, जब भी गैसीय कैटायन मतलब गैसीय धनायन और गैसीय ऋणायन, ठीक है, को मिला करके एक मोल आयनिक यौगिक बनाया जाता है, तो उस समय जो ऊर्जा मुक्त होती है उसको लैटिस ऊर्जा कहते हैं। ठीक, मतलब एक मोल आयनिक यौगिक के बनने में, ठीक है, एक मोल आयनिक यौगिक के बनने में गैसीय धनायन तथा गैसीय एनायन से जो ऊर्जा मुक्त होगी उसी को लैटिस ऊर्जा कहेंगे। इतना बात आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने जो पढ़ा था उस पर कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक, अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने ये देखा था कि जो धनायन है, धनायन बनाने के लिए क्या होना चाहिए,
मैं धनायन बनाने के लिए सबसे पहला तो साइज बड़ा होना चाहिए, ठीक। परमाणु का आकार जितना बड़ा होगा उसके अंदर न्यूक्लियर चार्ज, नाभिकीय आवेश उतना कम होगा, ठीक। नाभिकीय आवेश जितना कम होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा उतनी कम देनी पड़ेगी, इसी को क्या कहा जाता है, आयनन विभव या आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो ये था। अच्छा, एक था ऋण आयन, ठीक। एक क्या था, ऋण आयन। ऋण आयन बनाने के लिए क्या था, साइज छोटा होना चाहिए। साइज जितना छोटा होगा न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा होगा, ठीक है। साइज अगर छोटा है, साइज बहुत छोटा है, साइज कम है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा आकर्षण उतना तेजी से करेगा, आकर्षण ज्यादा होगा। भाई न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो आकर्षण तेजी से होगा, तेजी से खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, और जितना तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ऊर्जा उतनी ज्यादा मुक्त होगी, ऊर्जा मुक्त भी ज्यादा होगी। इस यही जो मुक्त ऊर्जा होती है इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है। और ऊर्जा जितनी ज्यादा मुक्त होगी स्थायित्व उतना ज्यादा होगा, मतलब वो एटम उतना ज्यादा क्या होगा, स्थायी होगा। अभी हम ये पढ़े थे। अब ये जो धनायन और ऋणायन बना है, जो धनायन और ऋणायन बना है, इन दोनों के मिलने से क्या होगा भाई, एक आयनिक कंपाउंड बनेगा, आयनिक यौगिक बनेगा। और ये जो आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक बना और यहां से कुछ ऊर्जा मुक्त होगी, इसको हम लैटिस एनर्जी या जालक ऊर्जा कहेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो ये चीज एक मिनट देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं फ्रेम में, चलिए ठीक है, बात समझ में आ गया। तो ये चीजें हैं। अब आप इस आधार पर ये बताइए कि यहाँ पर कौन सबसे अधिक आयनिक होगा, ठीक है। सीक्वेंस में लगाइए, ठीक है। सबसे अधिक कौन होगा, कम कौन होगा, इस तरीके से लगाइए। चलिए देखिए, देखते हैं, ये प्लस है ये माइनस। सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज, यहाँ प्लस वाला तो सब सेम दिख रहा है, माइनस वाला क्या है, अलग। अब प्लस वाले को तो नहीं देखेंगे, जो अलग है उसी को देखेंगे। तो माइनस वाला अगर अलग है, ऋणायन अलग है, तो ऋणायन का साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। फिर फ्लोरीन सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा क्लोरीन, उससे बड़ा ब्रोमीन, उससे बड़ा आयोडीन, ठीक है बात। अब सुनिए ध्यान से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइज के आधार पे भाई जो सबसे छोटा है इसका न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो सबसे अधिक आयनिक ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। अच्छा एक मिनट और, जब आप इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का अकेला, मतलब केवल इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को जब आप पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि हुआ क्या है उसमें। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप ये पाएंगे कि भाई जो फ्लोरीन है वो क्लोरीन के बाद आता है, ठीक है। तो वो अलग चीज है, ठीक है। यहाँ पर हम केवल इलेक्ट्रॉन बंधुता को नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन बंधुता के साथ साथ हम यहाँ पर जालक ऊर्जा भी देखेंगे, जालक ऊर्जा या लैटिस एनर्जी, ठीक है। हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंधुता के साथ साथ जालक ऊर्जा देख रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि भाई सोडियम और फ्लोरीन जब कंबाइन करेंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे, ठीक है। NaCl से भी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे NaF, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो जितना एनर्जी रिलीज करेगा उतना अधिक स्थायी होगा और उतना अधिक आयनिक, सॉरी उतना अच्छा आयनिक कंपाउंड बनेगा, ठीक है बात। चलिए तो आप इसके आधार पर ये करिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अच्छा अब यहाँ पर माइनस वाला पार्ट सब सेम है और प्लस वाला पार्ट अलग है, ठीक। अब प्लस वाले में आकार क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। प्लस वाला हम कैसे डिसाइड करेंगे कि साइज क्या होना चाहिए, बड़ा। तो ऊपर से नीचे आते समय साइज बढ़ता है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फिर रुबिडियम। तो लिथियम का आकार छोटा, फिर सोडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर रुबिडियम का, ऐसे होता है ना, ठीक। तो ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ता है। तो साइज सबसे ज्यादा रुबिडियम का है तो सबसे अधिक आयनिक ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक है। इतना नोट करिए। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है आयनिक यौगिक के भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म क्या है ये, लाइन टेढ़ा हो गया है, इसको सीधा कर लेते हैं।
ठीक है। भौतिक गुणधर्म क्या है आयनिक यौगिक के? देखिए, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उसका सबसे पहला तो पॉइंट यही है कि ये ठोस होते हैं। मैं जो भी आयनिक कंपाउंड होंगे वो क्या होंगे? ठोस होंगे। एग्जाम्पल में NaCl को लेके चलते हैं, सारा पॉइंट समझ में आ जाएगा। हम इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं NaCl। जो सोडियम होता है, सॉरी, जो सोडियम क्लोराइड होता है वो बहुत सॉलिड होता है, ठीक है। दूसरा, इसका गलनांक और क्वथनांक दोनों बहुत ज्यादा होता है, ठीक। गलनांक भी ज्यादा होगा और क्वथनांक भी ज्यादा होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? जैसे एग्जाम्पल लेते हैं नमक का, ठीक है। नमक एक NaCl जो है वो आयनिक कंपाउंड है, तो जाहिर सा बात है वो ठोस होगा, क्योंकि उसमें अट्रैक्शन फोर्स इतना ज्यादा होता है। ठोस होता है क्यों? क्योंकि इसमें आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। बात समझ में आ गया? इसमें जो आकर्षण बल होता है वो ज्यादा होता है। अब जैसे नमक है, आप कभी गर्म वर्म किए होंगे बादाम में नमक डाल के व्रत व्रत वाले समय में, तो देखे होंगे कि वो ना गलता है ना उड़ता है, वो वहीं पे रहेगा और इधर उधर भागता छटकता रहेगा, लेकिन उड़ेगा नहीं, ना उड़ेगा ना गलेगा। बात समझ में आ रहा है? मतलब उसका गलनांक भी बहुत ज्यादा है, और गलनांक ज्यादा है तो क्वथनांक तो ज्यादा होगा ही, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इसकी जो चालकता होती है। अब चालकता ठोस अवस्था में नहीं दिखाते हैं ये, मतलब ठोस अवस्था में इसकी चालकता शून्य होती है, नहीं होती है, लेकिन गलित अवस्था में, ठीक है, या द्रव अवस्था में, जैसे पानी वानी मिला दें इसमें, नमक में पानी वानी मिला दें, ठीक है, तब उस अवस्था में ये चालकता दिखाता है, ठीक है। अच्छा, ऐसा होता क्या है कि जब ये लिक्विड या मतलब लिक्विड या मॉल्टन या गलित अवस्था में पहुंच जाता है तो ये चालकता शो करता है और ठोस अवस्था में नहीं शो करता है। देखिए, ये गिलास है, इसमें अभी केवल नमक डाले हैं, ठीक है, तो ये इस समय चालकता नहीं दिखाएगा, चालकता नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि इस समय इसका अट्रैक्शन फोर्स इतना ज्यादा है कि इसके अंदर जो आयन है वो फ्री नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब देखिए, एक बात और, चालकता, कोई भी चीज चालकता क्यों दिखाते हैं? चालकता होने के लिए दो कंडीशन, या तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, या उसमें मुक्त आयन हो। तो अभी जब ठोस अवस्था में होता है, ठीक है, जब आयनिक यौगिक किस अवस्था में होगा? जब आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में होता है तो इस समय इसके पास मुक्त आयन नहीं होते हैं, इस समय इसके पास मुक्त आयन नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये गलित अवस्था में होता है, लेकिन जब आयनिक यौगिक गलित अवस्था में होगा तो इसके अंदर मुक्त आयन आ जाते हैं, मुक्त आयन आ जाते हैं, ठीक। तो हमको यही देखना है कि ऐसा क्या होता है, पानी डालने पर ऐसा क्या हो रहा है कि इस ये जो इतना सॉलिड है, अट्रैक्शन फोर्स इतना ज्यादा है, वो खत्म हो जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो चालकता दो कारणों से आएगा, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आयन, ठीक है। अब जो आयनिक यौगिक अगर ठोस होंगे तो उसमें मुक्त आयन नहीं होंगे, लेकिन जब आयनिक यौगिक गलित या द्रवित अवस्था में होंगे तो उसके अंदर मुक्त आयन आ जाएंगे, ठीक है। ऐसा क्या है, इसको भी इधर वाला पॉइंट इसके नीचे नोट कर लीजिएगा। देखिए, जो पानी है वो क्या करता है, जब ये आयनिक यौगिक के साथ मिलता है, ठीक है, ऐसे नहीं, ये आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक वाटर के साथ मिलता है ना, पानी के साथ मिलता है, तो पानी या द्रव, पानी या वाटर लिख दे रहे हैं, ठीक है, आयनिक यौगिक के आकर्षण बल को 81 गुना कम कर देता है, बात ठीक है, नोट में लिखेगा। आयनिक यौगिक जब पानी के साथ मिलता है तो वो उसके आकर्षण बल को 81 गुना
कम कर देता है। अब जब 81 गुना कम हो गया तो अब उसका जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है और उसके अंदर फ्री आयन आ जाते हैं, और जब फ्री आयन आ जाएंगे तो वो क्या करेगा, विद्युत का प्रवाह कराने लगेगा। ठीक है, मतलब तब वो चालक हो जाएगा। तो ये कुछ बात है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अब कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसको आप लोग सोचिएगा, इतना नोट करिए, क्वेश्चन लिख रहे हैं उसको आप सोचिएगा कि ऐसा क्यों हुआ है। चलिए सोचिए, दो क्वेश्चन है। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते, क्यों? दूसरा है, आयनिक यौगिक गलित अवस्था में या जलीय अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, क्यों? सोचिए। चलिए, नहीं, इस समय इसके पास फ्री आयन नहीं है, सीधा बात है, फ्री आयन नहीं है। जब मुक्त आयन नहीं होंगे तो विद्युत जो होता है वो मुक्त आयन या फ्री इलेक्ट्रॉन से ही क्या होता है, फ्लो करता है। जब इसके पास मुक्त आयन ही नहीं है तो विद्युत का चालन नहीं करेगा। और गलित अवस्था में क्या होता है, पानी इसके आकर्षण बल को 81 गुना कम कर देता है, इसके वजह से उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है और वो अपने आयनों में टूट जाते हैं। और अब विद्युत का चालन करने के लिए चूंकि आयन आ चुके हैं इसलिए विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई। पिछले क्वेश्चन क्या है, ठीक है, मतलब पिछला जो अभी पढ़ाया गया टॉपिक, थर्ड टॉपिक, उसी के आधार पर ये क्वेश्चन था। ठीक, अब हम देखते हैं जो हमारा अगला है, अभिक्रिया का वेग। ठीक है, अभिक्रिया का वेग। देखिए, जो आयनिक यौगिक है, पहला हम देखेंगे ठोस होता है, दूसरा भाई ये क्वथनांक गलनांक ज्यादा होता है, और तीसरा हम देख लिए कि विद्युत का चालकता देख लिए। अब चौथा पॉइंट है अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। देखो, आयनिक यौगिक जो होता है, आयनिक यौगिक के अभिक्रिया का वेग बहुत ज्यादा होता है, बहुत अधिक होता है। ठीक है, बहुत अधिक होता है। जैसे इसका जो अभिक्रिया का वेग होता है वो 10⁻⁻⁶ या 10⁻⁻8 होता है। ठीक है, आयनिक यौगिक की अभिक्रिया का वेग बहुत अधिक, अर्थात 10⁻⁶ to 10⁻⁻8 होता है। अब -6 से बहुत कम है ना, मतलब पता भी नहीं चलेगा रिएक्शन। बात समझ में आ गया? चलिए एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं। AgNO3 प्लस NaCl, ये बनाता है AgCl प्लस NaNO3। यहाँ पर देखिए आयन है, प्लस माइनस, ठीक है, ये सब आयन है। तो आयनिक, मतलब जो आयनिक रिएक्शन होता है, अच्छा एक लाइन और लिख देते हैं, आयनिक यौगिक में आयनिक रिएक्शन होता है, आयनिक रिएक्शन होता है, ठीक है। लेकिन सहसंयोजक यौगिक में, कोवैलेंट कंपाउंड, सहसंयोजक यौगिक को क्या कहते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड, इसमें मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है। आयनिक यौगिक में, मतलब आयनिक यौगिक में आयनिक रिएक्शन होगा और इसका स्पीड बहुत तेज होता है, सबसे तेज स्पीड इसी का होता है, आयनिक यौगिक का। ठीक है, मतलब अगर आपसे पूछ दिया कि किसका स्पीड सबसे अधिक होगा, आयनिक रिएक्शन का, मॉलिक्यूलर रिएक्शन का, तो आप, ठीक है, ऐसे ही तो आप बताएंगे कि सबसे अधिक जो रिएक्शन होता है तेज, सबसे ज्यादा किसका होता है, आयनिक रिएक्शन का। ठीक, इसको आप लोग नोट करिए। अब हम एक लास्ट बात करेंगे आयनिक कंपाउंड का, उसके बाद हम इस लेक्चर को समाप्त करें। तो हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है समरूपता। पहला ठोस होते हैं, रिवाइज करा रहे हैं, आयनिक कंपाउंड का पहला जो भौतिक गुण था वो क्या था, यानी क्योंकि ठोस होते हैं। ठीक, दूसरा गलनांक क्वथनांक हाई होता है, मतलब ज्यादा होता है। ठीक है, तीसरा चालकता, मतलब चालकता क्या करते हैं, चालकता दिखाते हैं। ठीक, पहला हो गया ठोस, दूसरा हो गया मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दोनों क्या है, ज्यादा है। तीसरा क्या था, तीसरा था कि जो चालकता है, चालकता क्या है, चालकता डिपेंड करता है, ठीक है, ठोस है
ठोस है तो नहीं दिखाएगा, ठोस है तो चालकता नहीं होगी, और द्रव्य अगणित अवस्था में है तो चालकता होगी। ठोस के लिए चालकता नहीं होती है, मॉल्टेन या लिक्विड स्टेट में चालकता होती है। ठीक है। चौथा, अभिक्रिया का वेग बहुत ज्यादा होता है, रासायनिक अभिक्रिया का वेग बहुत ज्यादा होता है। अब आते हैं पांचवा। ठीक है, पांचवे कहते हैं हम आइसोमॉर्फिज्म। एक चीज होता है आइसोमेरिज्म, मतलब समावयवता, और यह है समाकृतता। ठीक है, तो समावयवता होता है कि भाई जो अणुसूत्र होंगे वो क्या होंगे, देखिए समावयवता दूसरा चीज होता है, समावयवता। समावयवता क्या होता है कि जो अणुसूत्र है, मतलब जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम होगा, लेकिन जो संरचना सूत्र है, संरचना सूत्र अलग होगा। ठीक, तो अणु सूत्र सेम, संरचना सूत्र अलग, तो ये चीज आयनिक कंपाउंड में नहीं होता है, तो बातें नहीं करते हैं, बढ़ जाते हैं आगे। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो समरूपता शो करते हैं या समाकृतता दिखाते हैं। ठीक है, देखिए लिखा है जब दो या दो से ज्यादा क्रिस्टल फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें सिंगल का, एक NaCl का, तो एक NaCl का कोई रूप नहीं होता है, इसका कोई आकार नहीं है। आप NaCl सीधा लिखिए, Na लिख करके ऊपर से लिखिए, नीचे से लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो ये क्या होना चाहिए, एक क्रिस्टल फॉर्म में होना चाहिए, मतलब एक 3D फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, चलिए वो भाई बात समझ में आ जाएगा। तो जब दो या दो से ज्यादा क्रिस्टल एक ही क्रिस्टलीय रूप में मौजूद होते हैं तो उनकी रासायनिक संरचना एक जैसी होती है, इसे ही क्या कहते हैं, समरूपता कहते हैं। और इसके लिए जो कंडीशन है वो ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, सुनिए, जो समाकृतता दिखाएंगे, समाकृतिकता दिखाएंगे, आइसोमॉर्फिज्म जो दिखाएंगे, ठीक है, उनका फॉर्मूला लगभग समान दिखना चाहिए, और उनका जो धनायन ऋणायन है वो क्या होना चाहिए, उसका साइज भी लगभग सेम होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, ठीक है, हाँ, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जिसके ऊपर होगा उसका साइज भी सेम होना चाहिए। जैसे सोडियम के ऊपर 1+, मैग्नीशियम के ऊपर, सॉरी, सोडियम के ऊपर 1+, और क्लोरीन के ऊपर माइनस। कितना होता है ये हम नहीं देख रहे हैं, इसके ऊपर भी 1+, 1-। ठीक, ऐसा करते हैं भाई, 1+, 1-, 1+, 1-। साइज देखते हैं, इसका साइज सेम है, इसका साइज क्या है, सेम है भाई, क्लोरीन है, सोडियम और ये मैग्नीशियम। ठीक है, सोडियम आता है फर्स्ट ग्रुप से, मैग्नीशियम आता है सेकेंड, सॉरी, सोडियम आता है, हाँ ठीक है, फर्स्ट ग्रुप से, और मैग्नीशियम आता है सेकेंड ग्रुप से। तो अगर आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल में तो सोडियम के जस्ट बगल में मैग्नीशियम होता है, और ये होता है पीरियड। ठीक है, सोडियम के बगल में मैग्नीशियम होता है, और जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो उसमें साइज नहीं बढ़ता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, बाएं से दाएं जाते हैं तो बहुत तेजी से नहीं बढ़ता है। ठीक है, मतलब उसका लगभग सेम ही रहता है साइज। तो कहने का मतलब क्या है कि इसका साइज भी लगभग सेम है, और इस पर जो पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का जो साइज है वो समान है, और इसका फॉर्मूला भी सेम दिख रहा है, 1+, 1-, 1+, 1-। तो ऐसा चीज समरूपता प्रदर्शित करेगा। यहाँ भी 1+, 1-, 1+, 1-, सोडियम, मैग्नीशियम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन बगल बगल के हैं, ये भी समरूपता दिखाएंगे। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, क्लोरीन का तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम है, लेकिन सोडियम के बगल में पोटेशियम नहीं होता है, जैसे ये होता है सोडियम, फिर ये होता है मैग्नीशियम, और इसके नीचे होता है पोटेशियम। तो ये हो गया हमारा पीरियड, और ऊपर से नीचे आते हैं तो ये हो जाता है हमारा ग्रुप। इसमें साइज नहीं बढ़ता है, इसमें साइज बहुत तेज बढ़ता है। जैसे सोडियम को देखें तो सोडियम में 3 सेल दिखेगा, और पोटेशियम में 4 सेल दिखेगा, तो इसका साइज बहुत ज्यादा होता है, तो ये समरूपता नहीं दिखाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमारा जो आयनिक कंपाउंड का लेक्चर होता है वो पूरी तरह से समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अच्छे से पढ़िए, ठीक है, अच्छे से पढ़िए। ठीक, यहाँ पे दिक्कत है उसको आप लोग कमेंट सेशन में पूछिए। हाँ, अगर जब पढ़ते हैं ना तो अब हम पहले ही बोल चुके हैं कि बुक रीडिंग किया करिए। ठीक है, बुक रीडिंग करने से आपके कुछ कॉन्सेप्ट जो होंगे, मतलब कुछ चीजें बुक में होती हैं जो हम लोग नहीं बता पाते हैं, तो उस चीज को आप लोग देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी आपको समझ में आएगा। ठीक है, हालांकि हम पूरा प्रयास करते हैं कि जो भी टॉपिक है, जो भी है, उसको
एक एक चीज अच्छे से बारीकी से उसको क्या किया जाए, बताया जाए। इसलिए हम बताते समय 2-3 बार बोलते भी हैं कि आप लोग को वो दिमाग में बैठ जाए अच्छे से, ठीक है। बाकी अगर फिर भी अगर होता है जो टॉपिक नहीं समझ में आता है तो उसको आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, आप लोग अच्छे से पढ़ाई